जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का हिंदी प्रथम का पाठ 18 टोपी। इसके लेखक हैं संजय जी। ठीक है, पाठ 18। इसके पहले भाग में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये एक लोक कथा है और इसमें जो राजा और प्रजा के बीच संबंधों का ज्ञान कराने वाला ये पाठ है। इसमें गौरा और गौरैया का एक जोड़ा है। तो गौरैया बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ है और वो बहुत मेहनती है। वो किस तरह से लोगों को प्रेरणा देती है, मानव जाति को प्रेरणा देती है काम करने की, और राजा और प्रजा के बीच संबंध को दर्शाती है। तो इस पाठ में मैं आपको बता चुकी हूँ कि गौरैया ने किस तरह से टोपी सिलवाई और उसमें 5 फूंदने जड़वाए और उसके बाद वो राजा के कंगूरे पर, राजा के महल में सबसे ऊंची जगह पर जाकर बैठ गई और राजा को दिखाने लगी अपनी टोपी। तो आइए शुरू करते हैं। आगे क्या कह रही है। जब चिड़िया राजा के कंगूरे पर जाकर बैठी तो वहाँ पर उसने क्या देखा कि राजा है। राजा क्या कर रहा है, अपने चौबारे पर बैठा हुआ है और उसके साथ टहलुए हैं। टहलुए मतलब नौकर हैं। एक सिर की चंपी कर रहा है, एक पीठ पर मुक्की मार रहा है, एक उंगलियों को खींच रहा है, देखो उंगलियां फोड़ रहा है, और एक ये पिंडलियाँ जो इसे बोलते हैं पिंडली, पैर, इसको इस पर गुप्पी काट रहा है, निकाल रहा है, मतलब थकान उतार रहा है। तो अब क्या कह रहे हैं कि उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। यानी कि राजा अपने चौबारे पर बैठा हुआ था और खुली धूप में, धूप आई हुई थी और धूप में क्या कर रहा था, फुलेल मतलब एक तरह का तेल होता है खुशबू वाला, तो वो उससे मालिश करवा रहा था। और राजा उस वक्त अध नंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, सिर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा हाथ पाँव की उंगलियां फोड़ रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, तो चौथा पिंडली पर गुद्दी काट रहा था, माने थकान उतार रहा था। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब गौरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। ठीक है, मालिश करवाते राजा की नज़र गौरैया से टकरा गई। गौरैया के सिर पर फूंदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अब वो गौरैया जो है बार बार यही कह रही थी कि मेरे सिर पर टोपी है, राजा के सिर पर टोपी नहीं है। अब फूंदनेदार मतलब उसके टोपी में क्या लगे हुए थे, ऊन के छोटे छोटे गोले के फूल जैसे होते हैं फूंदने, वो लगे हुए थे। तो अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी, राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। ठीक है, कि राजा चिल्ला रहा है कि मेरी टोपी लेकर आओ। टोपी आ गई, राजा ने झट पहन भी ली। देख रही फुदगुदी, फुदगुदी एक छोटी चिड़िया को बोलते हैं, है ना। फदगदी, देख रही फदगदी, मेरी टोपी में 5 फूंदने। गौरैया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि टोपी, राजा की टोपी भी आ गई, राजा ने झट से पहन ली और कहा कि देख फुदगदी, मतलब मेरी टोपी देख ले छोटी चिड़िया। तो अब चिड़िया क्या कह रही है कि मेरी टोपी में तो 5 फूंदने हैं, है ना। और गौरैया बस यही राग अलाप रही थी कि बार बार यही कह रही थी कि मेरी टोपी में तो 5 फूंदने हैं, राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फूंदने, राजा की टोपी में फूंदने नहीं। अब वो दूसरा ही राग अलापने लगी। आगे, राजा को बेहद हेठी महसूस हुई। हेठी मतलब शर्म। राजा को बेहद हेठी महसूस हुई। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की क्या यह मजाल, वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फदगदी की गर्दन मसल दो, पखने नोच लो, सिपाहियों देर ना करो। अब उसे, राजा को बहुत गुस्सा आ गया कि वो इस तरह से चिड़िया मजाक उड़ा रही है राजा का कि मेरी टोपी पर फूंदने हैं और राजा की टोपी पर फूंदने नहीं हैं। तो कि इस फदगदी मतलब छोटी सी इस चिड़िया की ये मजाल कि ये मेरा मजाक उड़ा रही है, तो तुम अपने नौकरों से, उसने कहा सिपाहियों से और नौकरों से ये कहा कि जाकर इस फुदगदी छोटी सी चिड़िया की गर्दन मसल दो, इसको मार दो, है ना। सिपाहियों जल्दी जाओ और देर ना करो। क्षमा करें महाराज, क्षमा मतलब क्षमा करें महाराज। मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। जो मंत्री था वहाँ, उसने हाथ जोड़कर कहा क्षमा करें महाराज। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा
करना, अपने आप चली जाएगी। कि ये एक तो छोटी सी है, मच्छर की तरह है, इसको मारकर अपने ही हाथ पे खून लगेगा, मारकर अपने हाथ क्यों गंदे करने इसको, अपने आप ये चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। क्योंकि वो चिड़िया बार बार यही कहती जा रही थी कि मेरी टोपी पे 5 फूंदने हैं, राजा की टोपी पे नहीं है। तो अब राजा ने क्या कहा कि ये ऐसे नहीं मानेगी, तुम इसकी टोपी छीन कर ले और मैं उसे पैर से ठोकर मारूंगा इसकी टोपी को। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट से टोपी लपक ली मतलब अपने हाथों में ले ली, ठीक है, पकड़ ली। तो एक सिपाही ने गुलेल जानते हैं ना, गुलेल एक बनी होती लकड़ी की, उसमें ऊपर रबड़ का कुछ लगा होता है, उसमें कोई चीज़ फंसाकर पत्थर छोटा सा या कोई चीज़ फंसाकर मारा जाता है, तो वो दूर तक निशाना लगता है उससे। तो वो गुलेल से दूर से निशाना लगाकर उसकी टोपी गिरा दी नीचे, और नीचे एक दूसरा सिपाही खड़ा था, उसने उस टोपी को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कि वो पैर से ठोकर मारने ही वाला था, मसलने वाला था, लेकिन टोपी इतनी सुंदर लग रही थी कि उसकी खूबसूरती को देखकर वो हैरान रह गया, राजा भी। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर बहुत जड़ हो गया। माने कि ये जो इतना सुंदर कारीगरी की गई है, इस टोपी को कितना सुंदर बनाया गया है, तो उस सुंदरता को देखकर वो दंग रह गया। मेरे राज्य में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची? कि मेरा राज्य है ये, और मेरे राज्य में मेरे पास इतनी खूबसूरत टोपी नहीं है, इसके पास कैसे आई? ठीक है। सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा, उस टोपी को उलट पुलट कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने? अब प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अब राजा जो है सोच रहा है कि इतनी नगीना मतलब इतनी सुंदर टोपी बनाई किसने इस मुल्क में, इस देश में किसने बनाई ये टोपी? तो वो राजा देख रहा है इतनी सुंदर टोपी किसने बनाई। राजा के मन में ख्याल आया, अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। ठीक है ना, जो इतना हुनरमंद था, जिसने इतनी अच्छी कुशल कारीगर, गुणी कारीगर, हुनरमंद मतलब कुशल गुणी कारीगर, उसकी खोज होने लगी, उसे ढूंढा जाने लगा कि जिसने उसकी टोपी बनाई थी, जिसने उसकी टोपी सिली थी। राजा चाहे तो पता न चले, कि राजा अगर चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता कि पता न चले, तो पता चल गया कि किसने सिली। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ, दुहाई अन्नदाता। ठीक है ना, अब क्योंकि वो दंड देता राजा अगर वो झूठ बोलता दर्जी, तो वो पहले से ही डरता हुआ दुहाई अन्नदाता कि मुझे माफ़ कर दीजिए, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? राजा कह रहा है। मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज़ निकली। जैसे बादल गरजते हैं, इस तरह से बादलों के गरजने की जैसी, मानिंद मतलब जैसी, ठीक है ना, कि बादलों में जैसी गड़गड़ाहट होती है, ऐसी गड़गड़ाहट के साथ राजा बहुत तेज़ आवाज़ में चिल्लाकर बोला कि तुमने इतनी बढ़िया टोपी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं वजह बताओ। ठीक है ना, अब वो दर्जी क्या कह रहा है? दुहाई अन्नदाता, मुझे माफ़ कर दीजिए अन्नदाता के। तो वो कह रहा है कि मुझे दुहाई नहीं वजह बताओ, कि वजह बताओ कि तुमने इतनी अच्छी टोपी मेरे लिए क्यों नहीं बनाई। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफ्श और दबीज। ठीक है ना, कि एकदम गफ्श और दबीज मतलब मोटा और अच्छा बुना हुआ, कि मोटा था और बहुत सुंदर बना हुआ था कपड़ा, तो इसलिए घना और मोटा था, इसलिए मैंने बहुत ये टोपी इसलिए अच्छी बनी। तो अब आगे कह रहे हैं, ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना? कि इतना अच्छा कपड़ा किसने बुना? नाग की मानिंद राजा फूंक मारने लगा। नाग की मानिंद मतलब नाग जैसे करता है, फूंकारता है, नाग की तरह, नाग की जैसा राजा ने फूंक मारी। ठीक है, फूंक मारकर उसकी आवाज़ इस तरह से निकली, नाग की तरह। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ, माफ़ी बख्शें सरकार। अब गिरते पड़ते बुनकर, जिसने कपड़ा बुना था, वो हाजिर हो गया। माफ़ी नहीं वजह बताओ। अब राजा कह रहा है मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, वजह बताओ कि तुमने इतना अच्छा कपड़ा इस कैसे बुना।
सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। कि सूत जो धागा था वो बहुत अच्छा था, लच्छेदार था, लचीला था, बहुत महीन था, बारीक था। इतना महीन सूत किसने काता? शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी। जैसे शेर दहाड़ता है, इस तरह से शेर की दहाड़ जैसी राजा की आवाज़ निकली। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ, जान बख्शे महाराज, जान नहीं वजह बताओ। ठीक है ना, वो गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ, मतलब आया राजा के सामने और कह रहा है मेरी जान बख्श दे महाराज, तो जान नहीं वजह बताओ। राजा कह रहा है मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, वजह बताओ। रूही बड़ी बेहतरीन थी। अब वो क्या कह रहा है, कोरी क्या कह रहा है कि रूही जो थी वो बहुत बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। कि बहुत अच्छी धुनी हुई थी वो रूही। इतनी बेहतरीन रूही किसने धुनी? बिजली की तरह राजा की आवाज़ कड़की, बिजली की तरह राजा की आवाज़ कड़की। ठीक है ना। हाँफते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ, क्षमा अन्नदाता, क्षमा नहीं वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गौरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? फिर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है ना। अब राजा उन सब पर गुस्सा निकाल रहा है। फिर क्या हुआ? आपके लिए भी किया है सरकार, दुनिया ने जमीन पर लेटकर कहा। आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार, कि हमने आपके लिए बहुत काम किया है और आगे भी आपके लिए काम करते रहेंगे। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी? कि मेरे लिए जो भी तुमने काम किया है, जो भी काम बनाया है, तो उसमें इतनी साज संवारता, नफासत, मतलब कि उस इतना सुंदर क्यों नहीं था, सज्जा क्यों नहीं थी उसमें, मैंने इतना खूबसूरत क्यों नहीं बनाया था। अभय दान दें तो बोलूं सरकार। ठीक है ना। अभय दान दें मतलब कि मुझे जीवन दान दें, तो मुझे मारे नहीं, जिंदा रहने दें तो मैं बताऊं। दुनिया बोला चलो दिया। राजा कह रहा है, राजा बोले अब बताओ कि चलो तुम्हें जीवित छोड़ दिया जाएगा, चलो बताओ। महाराज, इस गौरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। कि इसने जो भी काम करवाया उसमें से आधा हिस्सा इसने हम सबको दिया। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। माने राजा, आप राजा हो, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप हमें कुछ नहीं देते हो। इसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी यह आधा दे देती थी। और इसके पास तो कुछ भी नहीं था, उस रूई के फोहा और सब, उससे आधा आधा ये हमें देती गई। इसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो फोहा था, टुकड़ा था रूई का, और उसी से इसने सब आधा हमें देती गई। इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई इस सरकार। ठीक है ना। कि इसीलिए इसके काम में हमसे सज्जा या सजावट और सुंदरता आती गई इसके टोपी बनाने में। दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। दुनिया जो है, रूई जिसने धुनी थी, दंडवत करना, कि पूरा लेट कर जो नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं दंडवत। मतलब पूरा लेट कर राजा के पैरों में बार बार लेट रहा था, दंडवत कर रहा था, प्रणाम करता हुआ कह रहा था, देख लें राजा, आँख में उंगली डालकर देख लें, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं। ठीक है ना। अब दुनिया क्या कह रहा है कि इसके लिए इसने पूरे मोल चुकाए हैं, बेगार की नहीं है यह, मतलब बिना पैसे की नहीं है ये, इसने आधे मूल चुकाए हैं। गौरैया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल, इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, मतलब टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली है। कि इसके पास टोपी नहीं है, बेकार टोपी है, इसीलिए तो इसने मेरी टोपी छीन ली है। अब क्या हुआ? राजा तो वाकई अकबका रह गया, अकबका गया, मतलब घबरा गया। राजा जो था, क्या हुआ कि वो अकबका गया, मतलब घबरा गया। अब क्या हुआ? एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कमसूरती, तीसरे खजाने की खुलती पोल। अब क्या हुआ? राजा घबरा गया, अकबका गया, मतलब कि वो घबरा गया कि एक तो तमाम कारीगरों ने, जितने भी ये बनाने वाले हैं, सब ने इसकी मदद की है, और दूसरे इसकी टोपी इतनी सुंदर है कि उसके सामने, राजा की टोपी के सामने बहुत सुंदर टोपी है, कि राजा की टोपी कमसूरती, मतलब उसकी खूबसूरती ज़्यादा नहीं है राजा की टोपी की। तीसरे खजाने की खुलती पोल, के खजाना खाली है हमारे राज्य का,
तो वो पोल खुल रही है। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है, प्रश्न चिन्ह आ गया। तो वो राजा सोच रहा है कि इस पक्षी को, पाखी मतलब इस पक्षी को कैसे पता चला कि हमारा जो धन है वो घट गया है। तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशोआराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे। कि ये कह रहे हैं कि वो राजा बहुत क्या करता था, सख्ती से लगान वसूलता था, सबसे पैसे लेता था, टैक्स, लगान है ना, टैक्स लेता था, लगान वसूलता था सभी लोगों से वहाँ के, और बेगार भी नहीं देता था, मतलब पैसे भी नहीं देता था किसी से काम करवाने के। और उसके बाद भी खजाना उसका खाली था। क्यों खाली था? क्योंकि इतने ऐशो आराम से वो रहता था, इतने सारे लश्कर, मतलब इतनी सेना थी, इतनी पलटन थी उसके पास, और लवाबजी में मतलब कि उस यात्रा करते समय जो सामान कभी इधर ले जाना कभी उधर ले जाना, तो सामान इतना सारा था लवाबजी में, मतलब सामान था इतना सारा इधर उधर जाने के लिए, तो वो उसका बोझ खजाना कैसे संभाल पाता, किस खजाना तो खाली होना ही था। तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने, क्योंकि वहाँ पर बहुत शोर होने लगा था, तो बहुत सारे लोग बाहर निकल आए थे ये तमाशा देखने के लिए, ठीक है ना। मंत्री ने हौले से कहा, यह मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। अब मंत्री जो है वो धीरे से कह रहा है कि ये मुंहफट मतलब कि बहुत जल्दी से जवाब दे देती है, किसी भी चीज़ का मुंहफट है, मुंह पर ही जवाब दे देती है, तो इसका ये मुंहफट तो राजा को बेपर्दा कर देगी, मतलब राजा की सारी पोल खोल देगी कि राजा का खजाना खाली है। तो इसलिए क्या कहा कि बेपर्दा करके ही दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। अब राजा भी घबराया हुआ था। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई, ठीक है। जहाँ पर चिड़िया बैठी थी ऊंची जगह पर, वहाँ पर टोपी को उछाल कर फेंक दिया गया। गौरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक, मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। अब क्या कहने लगी चिड़िया, गौरैया, कि राजा डरपोक है, इसने तभी तो मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंहफट के मुंह लगे। अब वो क्यों मंत्री जी, राजा कह रहा है कि इस मुंहफट के मुंह, कि जो पट से जवाब दे देती, इसके मुंह कौन लगे, इससे मत बात करो, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। राजा ने अपनी टोपी को पकड़ लिया, ठीक है। ये सृंजय जी हैं इसके लेखक, इनके द्वारा ये रचित पाठ है टोपी। तो ये सुंदर सी टोपी चिड़िया ने, गौरैया ने अपने लिए बनवाई, ठीक है ना। तो आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।